जय हिंद मित्रों, आप सभी का चंद्रा क्लासेस में स्वागत है जिसमें हम लोग सी टेट, यूपी टेट, एस टेट सभी चीजों की हम लोग यहाँ पर तैयारियां करेंगे। और ये जो तैयारी होती है आपकी बाल विकास मनोविज्ञान विषय को लेकर, टॉपिक को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं, जो कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, लेकिन कैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका भी हमें ध्यान देना होगा कि जो शिक्षक प्रशिक्षण के लिए या जो शिक्षक बनने के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट टीचर के लिए, उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लोग धरना प्रदर्शन जो है हर आए दिन कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों की मांग है कि हम लोगों ने सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं, तो सुपर टेट क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आने वाले समय में आप ये मान के चलिए, यकीन करिए कि आपको आपके एग्जाम की तैयारी यदि जो लोग अभी से करेंगे तो फॉर्म आने के बाद उनको थोड़ा सा कम समय, उनको जो है समय अच्छा मिलेगा। लेकिन जो लोग जब फॉर्म आ जाएगा तब वो तैयारी करेंगे, तो जब वो तैयारी करेंगे तो वो लोग जो है थोड़ा सा पीछे रहेंगे। तो जिनको भी जो 27,000 वैकेंसी के लिए जो आपका कोर्ट ने बोला है, उसको जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहली प्राथमिकता दी है उस पर सीट को भरने का। ठीक है, तो याद रखिए 27,000 कुछ सीटें हैं, तो उसको भरने के लिए गवर्नमेंट जो है सबसे पहले यही कदम उठाने वाली। फिर इसके बाद आपका पीजीटी, टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 का भी जो है उसका भी जो है नवंबर या दिसंबर तक में एग्जाम उसका होने की पूरी संभावना है। तो जितने भी साथी मेरे मित्र लोग हैं वो सभी लोग ध्यान देंगे कि इस परीक्षा को कंप्लीट करने के लिए, इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए यदि आप हमारे साथ चंद्रा क्लासेस में, जो कि प्रयागराज में है और आनंद भवन के सामने है, आकर वहां पर विजिट करें और जो है यहाँ पर एडमिशन लें। जितनी जल्दी आप एडमिशन लेंगे उतनी ही जल्दी आपकी तैयारी और बेहतर होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास क्या है? क्लास नंबर 5 है आपकी। क्या है? 5 क्लास, पांचवी क्लास है। इस पांचवी क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाल मनोविज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन है, उन बेसिक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है आपसे। पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विकास के संदर्भ में, क्या कह रहा है? कह रहा है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखिए सत्य नहीं है, सत्य है ये तो पता है, सत्य नहीं है ये कौन सा होगा? कहता है पहला कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं आपके। दूसरा कह रहा है विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है आपका। तीसरा कह रहा है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। चौथा कह रहा है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। याद रखिएगा आपके जो है दो चीजें, जब बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो बाल मनोविज्ञान में एक अभिवृद्धि होती है आपकी। क्या होती है? अभी अभिवृद्धि होती है और दूसरा होता है विकास। ठीक है, क्या होता है? विकास। एक ग्रोथ होता है, क्या होता है? ग्रोथ होता है। दूसरा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, डेवलपमेंट होता है आपका। याद रखिएगा ये एक जो है निश्चित अवस्था तक, निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्या होता है? एक निश्चित समय से चलकर एक निश्चित समय तक जो भी चीज चलती है उसी को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। जबकि विकास की बात करेंगे तो विकास क्या होता है? ये जन्म से चलकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो कि निरंतर दिन प्रतिदिन अपनी विशेषताओं के आधार पर बढ़ती है। जैसे इसमें जो है, इसमें केवल शारीरिक आता है, इसमें आपका क्या आता है? शारीरिक आपका आता है। जबकि विकास में शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक सभी प्रकार के विकास जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें एक प्रश्न आपका और आता है, कौन सा गुणात्मक होगा और कौन सा परिमाणात्मक होगा, कौन सा क्वालिटेटिव होगा और कौन सा क्वांटिटेटिव होगा। तो याद रखिएगा ये क्वांटिटेटिव होता है, मतलब कि मात्रात्मक रूप में होता है आपका।
ठीक है, मात्रात्मक रूप में होता है, क्वांटिटेटिव में होता है। जबकि विकास की बात करेंगे तो विकास जो है गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों अवस्थाओं के लिए होता है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है और इसकी हर एक अवस्था में अपनी एक अलग अलग खूबी होती है। ठीक है, स्टैनले एवं हॉल ने आंधी और तूफान की अवस्था किसको कहा है? किशोरावस्था कहा है। तो इस पॉइंट को भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकास की प्रत्येक अवस्था अपने क्या होती है? इसमें आप बताइए, इसमें क्या होता है? कह रहा है कि इसमें आपका क्या है? आपका प्रश्न नंबर 2 है, सॉरी प्रश्न नंबर 2 है ना। प्रश्न नंबर 2 में क्या होगा आपका? कह रहा है विकास की विशेषताओं के बारे में पूछा है ना। प्रश्न नंबर 2 है, क्या कह रहा है कि उकसाने के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए उकसाने, अब यहाँ पर तो ये तो सही है, सभी विकल्प तो आपके सही है, लेकिन हमको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कौन सा कह रहा है सत्य नहीं है। जब कह रहा है सत्य नहीं है, क्या बताओ विकास कोई उकसाने वाली चीज है क्या? ये तो अपनी निश्चित विशेषताओं के आधार पर चलेगी। क्या ये उकसाने वाला नहीं है? जबकि विकास जो होता है सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित है। बिल्कुल, अगर आप जो है वेस्टर्न कल्चर में अगर आप जन्म लेंगे, वेस्टर्न कल्चर में आपको देखने को मिलेगा कि वहां के बच्चे जो हैं इंग्लिश बोलते हैं, जबकि इंडियन कल्चर में हम लोग आते हैं तो इंडियन कल्चर में वही बालक जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करता है, या जिस राज्य में जिस स्टेट में रहता है वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है। तो इसमें हम कह सकते हैं विकास जो होता है सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी प्रभावित होता है। फिर कहते हैं विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे की है, मतलब विकास की हर अवस्था अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसको हमेशा जो है अगर ये सही दिशा में नहीं चलती है तो विकास हमेशा दूसरी दिशा में हो सकता है। इसलिए विकास की अवस्था एक सही दिशा में होनी चाहिए। क्लियर? तो ये सबसे जो इसका सबसे गलत या रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर यही है और रॉन्ग आंसर आपसे पूछा गया है। तो कौन सा? विकल्प नंबर आप कह सकते हैं क्या है? विकल्प नंबर कौन सा सही है? तो विकल्प नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। क्लियर है पॉइंट? चलिए, लेकिन हम लोगों ने पहला प्रश्न नहीं पढ़ा है तो पहले प्रश्न को भी हम लोग देख लेंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ठीक है ना, वो स्लाइड की वजह से जो है आगे पीछे हो गया था। चलिए, कह रहे हैं विकास का अर्थ है। अब विकास के अर्थ को बताएंगे। अभी हमने आपको बताया है विकास के अर्थ को ना, अभी हमने बताया क्या कहता है? परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है आपकी। कह रहा अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है आपकी। कह रहा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर है। फिर आपसे चौथा कहता है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है आपकी। ठीक है, तो याद रखिएगा विकास में कभी अभिप्रेरणा का कोई महत्व नहीं होता है, जिसको इंसेंटिव बोलते हैं। अभिप्रेरणा क्या होती है? जैसे जैसे आप मान लो कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपने जोश जोश में घर से आए अपने गांव से, अब हमने कहा आज तो हम अब तो हम एसडीएम या आईएएस पीसीएस अधिकारी बनकर जाएंगे। अब वो बालक जो है सिटी में आता है, लोगों को देखता है, उसके अंदर बड़ा मोटिवेशन होता है। वो क्या करता है, 1 महीने पढ़ता है, 2 महीने पढ़ता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर आलस आने लगता है। तो फिर क्या होता है, जब धीरे धीरे उसके अंदर आलस आने लगता है तो उसने जो गांव से वो सोच कर आया था, क्या जो वो चीज सोची क्या वो मर गई? क्या वो खत्म हो गई? क्या नहीं खत्म हुई। वो क्या करेगा, उसके लिए उसके कोचिंग में या उसके आसपास पड़ोस में वो देखेगा कितने लोग सफल हुए। अगर वो देखता है कि अगर इतनी ही तैयारी करके और लोग सफल हो रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो ये क्या होता है, एक मोटिवेशन देने का कार्य होता है। जैसे आग में घी डालना, आग तो जल रही है, आग कभी कभी धीमे हो जाती है, जब धीमे हो जाती है तो थोड़ा थोड़ा शांत है, जब आग को बढ़ाना होता है उसमें घी डालते हैं तो आग की लौ क्या होती है, और तेज उड़ जाती है। उसी प्रकार हमारे अंदर भी चीजें भावनाएं होती हैं। अगर हमारे अंदर जो भावनाएं वो धीरे धीरे अगर दब गई तो उनको उठाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना पड़ता है जो उस कार्य में सफलता प्राप्त कर लिया हो। जो उस कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है और वो हमारे सामने आता है तो हमारे अंदर इंसेंटिव बढ़ जाता है, मतलब उस चीज पाने की ललक बढ़ जाती है। यही आपकी अभिप्रेरणा
कहती है आपकी। ये अभिप्रेरणा आप जब अधिगम पढ़ेंगे तो अधिगम में ज्यादा आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अभिप्रेरणा न होने की वजह से विकल्प नंबर सी आपका कटता है, विकल्प नंबर बी आपका कटता है, और परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है ये तो होगा, लेकिन यहाँ पर विकास का सबसे सही उत्तर, सबसे सटीक उत्तर कहेगा कि परिकल्पना एवं अनुभव। ठीक है, क्या कह रहा परिकल्पना एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला के बारे में ये आपसे क्या कहता है, आपसे बताता है आपका। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे परिपक्वता, ठीक है, क्या कह रहा है, परिपक्वता एवं अनुभव की बात कर रहा है। अब यहाँ पर आपसे आप एक प्रश्न हमसे ये भी करोगे कि सर आपने अभिप्रेरणा तो बता दी, आप अनुभव भी पता है, अनुभव क्या होता है, पूर्व में पहले हम कोई भी कार्य करते हैं उसके द्वारा जो हमें ज्ञान होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। जैसे पिछले कुछ दिनों में हमने कोई काम किया, अब किसी बच्चे ने आया पूछा सर ये काम कैसे होगा, या आपको एग्जांपल दे कि जैसे शिक्षा शास्त्र विषय है, शिक्षा शास्त्र विषय में मैं एनटीए यूजीसी नेट का कम से कम 9 बार एग्जाम को क्वालिफाई किया हूं। तो जब कोई विद्यार्थी या कोई भी मित्र साथी हमसे पूछता है कि सर या भाई अब आपने ये चीज कैसे क्रैक किया, तो मुझे अनुभव है ना कि मैंने जो है 9 बार नेट अगर क्वालिफाई किया तो किस तरीके से किया, तो हम उसको अपने अनुभव को उसके साथ शेयर करेंगे। मतलब पूर्व में जो ज्ञान होगा, अब देखिए इसकी कोई डेफिनेशन कहेंगे कि एक लाइन में बताओ, तो आप बताओगे पूर्व में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके आधार पर जो वर्तमान में कार्य करते हैं उसी को अनुभव कहते हैं। अब परिपक्वता क्या आती है, परिपक्वता भी बहुत एक अच्छी चीज है, इसका भी एग्जाम्पल आप किताबों में पढ़ने को मिलता होगा कि भाई एक घर में 2 भाई बहन है, ठीक है, एक घर में क्या है, 2 भाई बहन है, एक सिस्टर क्या, एक बहन जो होती है गेट खोलकर स्कूटी बाहर निकाल रही होती है, क्या होती है, स्कूटी बाहर निकाल रही होती है, और उसी का जो भाई होता है वो क्या करता है, बाइक उठाता है, तुरंत भर से आगे से निकाल के चले आता है। तो अब दोनों में अंतर क्या है भाई, जिसको अनुभव, जिसको जो है अनुभव होगा, अनुभव जब भाई उनकी वो दीदी को या उनकी सिस्टर को अनुभव तो है स्कूटी चलाने का, लेकिन परिपक्वता मेच्योरिटी लेवल नहीं है, उनके भाई को मेच्योरिटी है कि बाइक को कहां से कैसे मोड़नी चाहिए। मतलब कि जब अनुभव धीरे धीरे अनुभव कई समय तक, काफी समय तक होता है तो वो परिपक्वता में बदल जाती है। परिपक्वता 1 या 2 या 3 या 4 दिन में नहीं आती, परिपक्वता में हमेशा समय लगता है। जो अनुभव को धीरे धीरे अनुभवों को संजोता जाता है वही परिपक्व व्यक्ति कहलाता है। इसका एग्जांपल आप क्रिकेट में भी देख सकते हो। क्रिकेट में आप कैसे देख सकते हो, जो कोई नया नया खिलाड़ी आता है, नया खिलाड़ी आता है, बड़े रंग बनाता है, खूब चौके छक्के मारता है, सब कुछ करता है, लेकिन वहीं पर मान लो सचिन तेंदुलकर थे, आप देखते होंगे कि वो अपने उम्र में भी, मतलब अपने जो है 40 के बाद भी, या 40 जब उनकी उम्र हो गई तो वो अपनी परिपक्वता का प्रयोग करके बड़ी स्थिरता के साथ वो ज्यादा उत्साह नहीं मनाते थे, न ज्यादा दुखी होते थे, क्योंकि उनको सभी चीज का ज्ञान होता। बल्कि नए खिलाड़ियों को आप देखते हो बड़े उत्साह के साथ किसी को अब्यूज कर देना, किसी को कमेंट कर देना, तो वो गंभीरता नहीं आ पाती है। तो गंभीरता कब आती है, जब धीरे धीरे आपके पास अनुभव संजो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये होती बात। अब यहाँ पर यही प्रश्न आपका, ये आपका उत्तर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि परिपक्वता एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो श्रृंखला होती है उसी को विकास कहते हैं, डेवलप कहते हैं। इसको जो है बचपन में देखते हैं हम लोग, किसी भी चीज को जिद करने लगते हैं, जब बाल्यावस्था में आते हैं तो चीजों को समझने लगते हैं, जब किशोरावस्था में आते हैं तो किशोरावस्था में जो है ये जो समाज में नायक और नायिका होते हैं तो उनके लिए हमारे मन में ज्यादा भाव उत्पन्न होता है कि मैं इनके जैसा बनूंगा। फिर आपका प्रौढ़ावस्था आता है, तो ऐसे ही हर विकास की सभी अवस्थाएं जो है चेंजेबल रहती है आपकी। क्लियर है यहाँ पर दूसरा पॉइंट, तो दूसरे का डी वाला ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखें, प्रश्न नंबर 3 में देखिए आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य। अब विकास में वृद्धि से तात्पर्य कह रहा है कि ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। अब आपने कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो आप याद रखिए कि इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर क्या होगा। अब आप बताइए क्या होगा।
जब कभी विकास में वृद्धि कहेंगे, वृद्धि, अब देखो विकास तो गुणात्मक रूप में और मात्रात्मक रूप में दोनों होता है, लेकिन इसमें केवल क्या देखना है, अब प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया, वृद्धि की बात करिए, मतलब मात्रात्मक रूप में ये चीजें पूछ रहा है, तो मात्रात्मक रूप में वजन मतलब शरीर से संबंधित जो भी चीजें होंगी वही होगी। अब देखो ज्ञान शरीर में आता है क्या, वो तो हमारे अंदर होता है, संवेग हमारे शरीर में आता है क्या, ये गुणात्मक है, ये भी गुणात्मक है, जबकि वजन में वृद्धि, हमारे वेट बढ़ रहा है ना, 50 किलो की हुए, 40 किलो की हुए, 45 किलो की हुए, तो ये सारी तो वृद्धि क्या है, एक ये आपका मात्रात्मक है आपका, ठीक है, मात्रा के आधार पर है, वजन भी हम मात्रा के आधार पर ही देखेंगे, ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। क्लियर है पॉइंट। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 अपने स्क्रीन पर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि मानव विकास, ठीक है, क्या कह रहा मानव विकास है, क्या है, मात्रात्मक गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, ए और बी दोनों है। अब आप बताइए, हमने आपको बताया है पहले ही प्रश्न में, प्रश्न नंबर 2 जब मैंने आपको कराया था कि विकास क्या होता है, विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, इसलिए अब आप इसका बड़ी सरलता से उत्तर दे सकते हैं, विकल्प नंबर 4 सही है, इसकी व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपसे स्क्रीन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सूची में से बाल विकास, देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान। अब देखिए क्या कह रहा, गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। अब गुणात्मक परिवर्तन क्या होगा, वजन है, वजन को हम मात्रा में देखते हैं, दृष्टि है, दूर दृष्टि है कि निकट दृष्टि है वो भी देखते हैं, बाल है या दांत है। अब आप बताओ मात्रा के आधार पर कौन हो, इसमें कह रहा है कि क्या बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन, मतलब इसके क्वालिटी के आधार पे हम लोग कौन सा इसका विकल्प सही मानेंगे, बताइए। बताइए सभी लोग। ठीक है, अब यहां पर अगर इसका इंग्लिश होता तो आपको बड़े अच्छे समझ में आता, जबकि यहां पर वजन है, वजन को आपने मात्रा के रूप में धर दिया। अब दृष्टि है, दृष्टि को आप दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो दृष्टि होती है जो निकट दृष्टि और दूर दृष्टि की बात करते हैं, और दूसरा दृष्टि जो होता है इसमें विचार की बात करते हैं, थिंकिंग की बात करते हैं, ठीक है, थिंकिंग ऑफ पावर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये होता है, तो दृष्टि क्या होता है, ये विचार होते हैं, क्या होते हैं, विचार होता है। तो विचार जो होते हैं क्या कभी वो मात्रात्मक हो सकते हैं क्या, कभी मात्राओं के आधार पे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसलिए विचार को ही गुणात्मक रूप में होता है। भाई बाल भी है, बाल भी मात्रा के आधार, अभी देखा होगा आपने ट्रांसप्लांट, अगर आप कभी पूछने जाओ कि बाल जो है हमारे झड़ गए हैं, इसमें जो है दूसरे नए बाल लगवाने हैं, ट्रांसप्लांट कराना है, तो वो बताते हैं कि एक बाल लगाने की कीमत 5 रुपए है या 10 रुपए है, तो आपके बाल पूरे गिन लेंगे वो मशीन से, और गिनने के बाद आपको प्राइस बताएंगे कि 40,000 हुआ, 50,000 हुआ या 60,000 हुआ, उसी के आधार पर, तो इसका मतलब बाल को भी गिना जा सकता है। दांत हमारे में 32 होते हैं, 28 होते, देखा होगा जैसे जैसे हमारे शरीर बढ़ता है वैसे वैसे दांतों की संख्या बढ़ती जाती है, तो ये भी हुआ, ये भी मात्रात्मक रूप में हो गया आपका। क्लियर है पॉइंट, तो यही आपका विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट आता है। क्लियर है पॉइंट। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो 6 हो गया, हाँ 6 ये है आपका, ठीक है। 6 में देखते क्या कह रहा, 6 में कह रहा है निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। अधिगम को क्या कहते हैं, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, अगर इसको हिंदी में संधि विच्छेद करे क्या होता है आपका, अधि, ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे इसमें तो क्या आपका आएगा, फिर से लिखते हैं, ये होता है पहला अधि प्लस गमन। अधि का मतलब होता है आगे की ओर, गमन का मतलब होता है
चलना। जब कभी हम आगे की ओर चलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना और सिखाना, मतलब किसी भी चीज को लर्निंग प्रोसेस में जो होता है उसी को हम लोग अधिगम कहते हैं। अब कह रहा है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, इसकी बात कहता है कि इसे उचित वातावरण चाहिए। भाई लर्निंग को डेवलप होने के लिए उचित वातावरण चाहिए। चलिए ठीक है, ये कहता है परिपक्वता। क्या कहता है? कहता है परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, क्या कहता है? परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, ये कहता है। अब आप बताओ, जब कभी अधिगम करते हैं क्या उसे परिपक्वता नहीं आई क्या? मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक घर में एक सिस्टर और ब्रदर है, भाई बहन रहते हैं। बहन उसकी क्या करती, धीरे धीरे बचाते बचाते स्कूटी निकाली, कहीं गिरे ना। लेकिन वहीं पर उनका भाई है, जहां बाइक खड़ी थी वहीं पर बाइक को घुमाया स्टैंड पर और भुर्र से करके चला गया। तो अब आप बताओ वहां पर किसकी जरूरत नहीं थी? क्या परिपक्वता की जरूरत थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। तो परिपक्वता की जरूरत थी कि नहीं थी? बताइए। लेकिन इसमें कह रहा है कि परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। तो आप बताओ ये पॉइंट गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो यहां पर इस पॉइंट को ही यही गलत हो रहा है, जो कि कह रहा है सही नहीं है। लेकिन यहीं पर रुकने जाना नहीं है, इसके आगे पॉइंट और भी पढ़ने। कह रहा है कि सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है। बिल्कुल मदद करती। सहायक सामग्री का बिना प्रयोग करे हम अधिगम प्रक्रिया या शिक्षण कार्य पूरा नहीं कर सकते। फिर इसमें कहता है कि अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अधिगम की प्रक्रिया जब कभी आप करने जाएंगे तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? सबसे पहले मिलेगा उद्दीपक। क्या मिलेगा? उद्दीपक। दूसरा अनुक्रिया। दूसरा क्या होगा? अनुक्रिया। तीसरा होगा अभिप्रेरणा। क्या होगा? अभिप्रेरणा। और चौथा क्या होगा? पुनर्वरण। ठीक है, पुनर्वलन। ये 4 जो होते हैं अधिगम की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अधिगम की प्रक्रिया किसके बिना नहीं होगी? तो आप याद रखिए, इन दोनों के बिना अधिगम की प्रक्रिया नहीं होगी। मतलब ये अनिवार्य है। क्या है? ये दो जो है अनिवार्य है। आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है आपके। ठीक है, कि भाई इन चारों में अनिवार्य कौन सा है? तो आप बताएंगे उद्दीपक और अनुक्रिया अनिवार्य है। लेकिन आवश्यक कौन है? आवश्यक क्या है आपका? अभिप्रेरणा और पुनर्वरण। क्या है? अभिप्रेरणा और पुनर्वरण क्या है? आवश्यक है आपके। अब आपने कहा सर ये बात समझ में नहीं आई हमें। तो हमने कहा आपसे कि सोना देखा है? तो आपने कहा हाँ सर सोना तो देखा है। हमने कहा सोने की चमक बढ़ाने के लिए उस पर क्या लगाते हैं? सुहागा। कहते नहीं सोने पे सुहागा होना, ये वर्ड आपने काफी सुना होगा। तो ये सोने पे सुहागे की बात करता है कि उद्दीपक और अनुक्रिया तो जरूरी है, स्टिमुलस और रिस्पांस तो जरूरी है, लेकिन आपका मोटिवेशन और रेनफोर्समेंट जो है, या इंसेंटिव और रेनफोर्समेंट जो है, ये उसमें किसी कार्य को और अच्छा और रोचक बढ़ाने का कार्य करते हैं। कहते हैं कि आपने शर्ट पैंट तो बहुत अच्छा पहना, कोट भी पहना, कम से कम इसमें टाई लगा लेते तो आपकी खूबसूरती और जो है बढ़ जाती। क्लियर? तो यहां पर ये पॉइंट है। अब उद्दीपक क्या होता है, अनुक्रिया क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या होता है, पुनर्वलन क्या होता है, इसको भी बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। उद्दीपक क्या होता है? किसी भी वस्तु को देखकर जो मेरे मन में भाव उत्पन्न होता है वो उद्दीपक कहलाता है। जैसे कृष्ण जी राधा को देखकर एकदम मोहित या मुस्कुराते हैं, तो वो क्या है आपका? उद्दीपक और अनुक्रिया। अब यहां पर बात हुई कि कौन उद्दीपक कौन अनुक्रिया। तो यहां पर राधा जी को देखकर कृष्ण जी जो है मुस्कुरा रहे हैं, तो अब कृष्ण जी के मन में भाव आया, किसकी वजह से आया? राधा जी को देखकर मन में भाव आया। अब जब वो मुस्कुराए, अब यहां पर जो भाव आया तो भाव अंदर तक रहा, जब उनको देखकर वो मुस्कुरा रहे हैं, मतलब रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। रिस्पॉन्स करने के बाद जाके उनसे बात करें, तो ये क्या हुई? अनुक्रिया हुई। दूसरा एग्जाम्पल कह सकते हैं कि सर ये और थोड़ा सा और इजी बताओ। तो आपसे कहा जाए कि भाई आप घर से निकले बाहर और आपके भूख भी लगी है, और थोड़ी दूर चलने पर आपने देखा कि फुल्की का ठेला लगा हुआ है। तो आप क्या हुआ? आपके मन में तुरंत आया कि अरे वाह, तुरंत मुंह में पानी आ जाएगा। मतलब कि फुल्की को देखकर आप, फुल्की क्या है? उद्दीपक का काम करेगी, और अनुक्रिया क्या है आपके? आप तुरंत जाकर उसको खाएंगे, या मुंह में लार आ जाना या पानी आ जाना।
ठीक है, ये हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ये पॉइंट है, अभिप्रेरणा क्या है, उसी चीज को और बढ़ाने का कार्य करती है। और पुनर्बलन क्या होता है, अधिगम की प्रक्रिया को और मजबूत करने की। जैसे शाबाशी, जैसे स्कूल होता है, स्कूल में किसी बच्चे को काम दिया गया, उससे कहा गया बेटा, अगर आपने देखो प्राइमरी में ही होता है कि बच्चे कहते हैं कि बच्चों आज देखो मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा शेर दिखाऊंगा। मैंने खोला, स्लाइड में दिखाया शेर, मैंने कहा जो जो बच्चा जो काम करके आएगा उसको कल फिर जो है दिखाएंगे और टॉफी भी देंगे साथ में। तो ये क्या होता है, ये पुनर्बलन का कार्य करता है, जिसमें अधिगम की प्रक्रिया दिन प्रतिदिन आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको और भी चीजों में आपको बताएंगे आगे चलकर। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 2 आपका सही है आपका। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट जो है हम लोगों के लिए, हमारी टीम के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए आप चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 देखिए आपसे क्या कह रहा, कह रहा कि परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। ठीक है, अब देखिए अभी हमने आपको इतने पॉइंट्स बता दिए हैं, इतने एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं, जिसमें आप बड़े आसानी से आप इसके बारे में बता सकते हैं। पहला कह रहा है कि चित्रांकन करना, दूसरा पढ़ना, तीसरा साइकिल चलाना या तीसरा चलना। चलाना एक अलग बात है, साइकिल चलाना, लेकिन चलने का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोसेस वे में करते रहना। चलने का मतलब होता है यहाँ पर प्रक्रिया। क्या होता है, प्रक्रिया। ठीक है, प्रोसेस। किसी भी चीज को आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जब 21 साइकोलॉजी कहती है कि यदि आप किसी भी कार्य को 21 दिन कर लेते हैं तो 22वें दिन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ब खुद इस कार्य को करना स्वतः सीख जाते हैं। तो ये क्या कहलाती है, साइकोलॉजी कहलाती है। तो परिपक्वता का मतलब होता है प्रक्रिया जो लगातार चलती है, जो चलने की बात ये करता है। तो विकल्प नंबर डी आपका सही है आपका। क्लियर। अब चलते प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 आपसे कहता है कि अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा कथन सही है, इसके बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो है अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इस विकल्प का उत्तर आप लोग अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है। इसमें देखिए कह रहा कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न स्तर तक ही सीमित रहता। ठीक है, कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि वंश क्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकता है। ठीक है, ये कह रहा। सी वाला कह रहा है कि बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब वे अधिगम प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं आपके। ठीक है, चौथा कह रहा है कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए आपका। तो इसमें विकल्प आपका कौन सा सही है, आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, आप लोग किस में लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसमें बताएंगे कि जो है अधिगम और परिपक्वता से संबंधित जो है कौन कह रहा, तो कह रहा है ये पहला वाला सही है। कह रहा है यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न स्तर तक ही सीमित होता, पर उससे आगे भी आपका सीमित है। आपका क्लियर है पॉइंट। ठीक है, ओके, तो यहां पर हो गया 8 नंबर, तो पहला है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता, प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए आप। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो पहला कह रहा है कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरा कह रहा है कि यह अभ्यास पर निर्भर करती है। तीसरा कह रहा है कि यह प्रेरकों पर निर्भर करती है। चौथा कह रहा है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब आप बताइए, कह रहा है कि विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, मतलब अधिगम और
परिपक्वता में दोनों एक दूसरे को अलग कौन सा तत्व करता है, इसके बारे में यह पूछता है। ठीक है, इसके बारे में क्या करता है, ये पूछता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये है कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यही दोनों में अलग करती है। परिपक्वता और अधिगम को अलग करने का कार्य ये विकल्प नंबर 1 आपका करता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर सही हुआ। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 देखिए आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 आपसे कह रहा है कि सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, क्या कह रहा सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करा, मतलब सामान्य परिपक्व जब आप हो उससे पहले क्या किस चीज का प्रशिक्षण दिया जाना है, या कहना है कह रहा कि सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। दूसरा कह रहा कि कुल मिलाकर हानिकारक होता है। तीसरा कह रहा है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। चौथा कह रहा है कि लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है आपका। ठीक है, किस प्रकार का प्रयोग किया गया है, यहां पर ये बात कर रहा है आपका। क्लियर है पॉइंट? तो बताइए यहां पर जो है आपसे क्या कह रहा है कि यहां पर ये कह रहा है कि सामान्य परिपक्वन में से पहले प्रशिक्षित करना है, क्या कह रहा है कि यह जो है लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। यही आपका किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, यही इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट है आपका। अब चलते प्रश्न नंबर 11 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 11 आप देखिए क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि परिपक्वता का संबंध है किससे। अब परिपक्वता का संबंध हमने आपको इतनी देर से बता रहे हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया, तो आप बताइए परिपक्वता का संबंध किससे है। आपसे कह रहा है विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है या रुचि से। तो आप नजर आंख बंद करके एक बार में कह सकते हैं कि विकास से संबंधित है आपका। किससे संबंधित है? विकास से संबंधित है। इसके लिए आपको ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं, सोचने विचारने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर है पॉइंट? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का किससे अनुक्रिया से है। ये आपसे कह रहा कि परिवर्तन है, प्रतिक्रिया है। अब आप बताओ ये परिवर्तन कह रहा, प्रतिक्रिया कह रहा, प्रयास कह रहा, परिणाम कह रहा। अभी मैंने बताया अधिगम के 4 मुख्य कारक कौन से होते, उद्दीपक, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा और पुनर्वरण, जिसमें उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया होती है अर्थात प्रतिक्रिया होती है। विकल्प नंबर आपका 2 यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 पे आपसे क्या कह रहा कि परिपक्व विद्यार्थी, अब परिपक्व विद्यार्थी की बात कर रहा है, कह रहा है कि इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावना का कोई स्थान नहीं है। अब देखिए यहां पर ध्यान रखना, स्थान नहीं है कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तीसरा कह रहा कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहता है आपसे। और चौथा आपसे क्या कह रहा कि कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो अब आप बताइए इस विकल्प का इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प क्या होने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा परिपक्वता की जब कभी हम बात करते हैं तो परिपक्वता में बौद्धिकता का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहता है कि यह कह रहा है कि यह अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेता है। क्योंकि परिपक्वता में यही तो होता है कि परिपक्व व्यक्ति जो है कभी आप देख रहे होंगे रोड पर जाओ और जो है कई लोग जो है आपस में लड़ाई कर लेते, बहस कर लेते, लेकिन जो एक समझदार व्यक्ति होगा जिसको जो है तजुर्बा होगा हर चीज का, वो जल्दी किसी से लड़ाई झगड़ा या बहस नहीं करता है। वो जानता है कि अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे समय जाएगा, उसका भी समय जाएगा, मेरा भी समय जाएगा, इसलिए चलकर थोड़ा सा काम आगे करे, थोड़ा सा काम आगे बढ़े। तो ये एक परिपक्व एक व्यक्ति की निशानी होती है। तो विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर की तरफ। 14 नंबर में कहते हैं को परिपक्वता कहा जाता है। अब यहां पर देखिए विकल्प में कह रहा है कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको परिपक्वता के रूप में रखते हैं। कहता है पारिवारिक हस्तक्षेप है, सांस्कृतिक प्रभावों के कारण एक परिवर्तन है आपका, फिर कह रहा है प्राकृतिक जैविक विकास है, चौथा कह रहा है कि पर्यावरणीय दबावों के कारण परिवर्तन की बात यहां पर
कह रहा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर क्या होगा, कह रहे कि परिपक्वता क्या होती है, तो ये होगा एक प्राकृतिक जैविक कारक होता है। भाई परिपक्वता सबके अंदर थोड़ी आती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो बहुत दिनों तक काम करते रहते फिर भी गलती होती है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि का प्रयोग कम करते, सोचते आ ही जाएगा करते करते, नहीं तो उसमें बौद्धिकता मतलब जैविक रूप में आप कितने सक्षम है किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने में। कोई जो होता है 1 साल में परिपक्व होता है, कोई 10 साल लगा रहता है तब भी परिपक्व नहीं होता है, ये कंडीशन होती है। तो आपका विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर में देखिए आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है आपका, तो क्या कहलाएगा ये, परिपक्वता, अभ्यास, अधिगम या अभिभावकों का जोर होता है। अब आप बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपके लिए क्या हो सकता है। तो यहाँ बताया कि एक व्यक्ति जब मांसपेशियों का उपयोग करना सीख जाता है, अपनी मांसपेशियों का प्रयोग, तो यहाँ पर जो है आपका कौन होगा, परिपक्वता होगा, अभ्यास होगा, अधिगम होगा या अभिभावकों का जोर। अब यहाँ पर प्रश्न पर ध्यान देंगे, कह रहा है एक व्यक्ति क्यों, हम अपने को ही लेते, हम जो है मांसपेशियों का उपयोग करना सीखते हैं और इसके कारण एक कौशल। अब देखिए यहाँ पर कहता केवल सीखते हैं और तब पूछता कि कौन सा है, तो ये अभ्यास होता, लेकिन कहता है इसके कारण एक कौशल, एक स्किल डेवलप हो गई। जब स्किल डेवलप हो गई तो क्या मैच्योरिटी आ गई, क्या हो गई, परिपक्वता आ गई। तो इस प्रश्न को दो तरीके से आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, क्लियर। तो यहाँ पे परिपक्वता जो है विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा आपका, क्लियर, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपसे क्या कह रहा है। 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है आपका, ठीक है, सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यह व्यक्तिगत विकास की, ठीक है, यह व्यक्तिगत विकास की जो है, हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है। तीसरा कह रहा है विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है। चौथा कह रहा है कुछ विशिष्ट आयु में होता है। अब प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसका विकल्प बहुत अच्छे तरीके से बता ले आएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इस विकल्प को बता ले आएंगे। देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से एक शिक्षार्थी की परिपक्वता। अब शिक्षार्थी की परिपक्वता के संबंध में बात कर रहा है, तो यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया होती है। याद रखिएगा यहाँ पे संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है, यहाँ पे विशिष्ट वातावरण से संबंधित है और कुछ विशिष्टता है, तो ये तीनों ही गलत है। ये निरंतर प्रक्रिया जब चलती रहती कंटिन्यूअस वे में, तब इसका जो है वो क्या कहलाता है, पहला वाला विकल्प आपका सही है, आपका क्लियर है पॉइंट। अब बात आती है प्रश्न नंबर 17 पर। 17 में कहता है टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन डेली करते हैं और मात्र आपके अब 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बाकी हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं विकास के लिए, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, इसमें प्रश्न हम देखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। पहला कह रहा है विकास जन्म के साथ प्रारंभ और समाप्त होता है आपका। फिर कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तीसरा कह रहा है विकास एकल आयामी है और चौथा आपसे कह रहा है कि विकास पृथक होता है आपका। तो देखिए कह रहा है कि विकास के लिए सबसे उचित कौन है, तो पहला वाला सही है कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। किसके साथ, जन्म के साथ प्रारंभ होता है और मृत्यु के साथ समाप्त होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा है विकास जन्म के साथ प्रारंभ और समाप्त हो जाता है, मतलब जन्म के साथ शुरू भी हो, जन्म के साथ समाप्त भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो विकल्प नंबर ए तो गलत है। बी कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है, बिल्कुल सही है। एकल तो हो नहीं सकता, पृथक हो नहीं सकता, इसका मतलब विकल्प नंबर 2 आपका एकदम करेक्ट होने वाला है, ठीक है। अब चलते प्रश्न नंबर 18 पर। 18 नंबर, अब मात्र प्रश्न नंबर 2 आपके, 2 या 3 आपके बाकी है। 20 नंबर तक हम लोग चलते हैं ना, डेली यही क्लास हम लोग की चलती है। कह रहे कि के अलावा निम्नलिखित कारणों में खेल आयु, मतलब सॉरी फिर से पढ़ते हैं। कह रहे के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है। मतलब खेल जो है, प्ले जो है, ये बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनमें एक संज्ञानात्मकता का विकास करता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? कहेंगे वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। फिर सी वाला कह रहे यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। फिर कहते हैं कि वे नए कौशल हासिल करने और सीखने के क्या कहते हैं, सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाना चाहिए। तो भाई कब उपयोग किया, ये खेल के माध्यम से थोड़ी सीखेंगे। अब पहला कह रहा है शरीर में निपुणता, ये भी नहीं होगा, इंद्रियों की बात भी नहीं, यहां पर कह रहा है समय बिताने का, कह रहे कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका होता है। तो सी वाला यहाँ पर विकल्प आपका क्या होगा? सी वाला आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 में आप देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है आपका? पहला कह रहा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, दूसरा कह रहा पौष्टिक भोजन, तीसरा कह रहा रोग तथा चोट, चौथा कह रहा है डी में उपर्युक्त सभी। तो आप बताइए इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा जिसमें बालक को प्रभावित करता है, विकास को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे जितने पॉइंट आपको दिए गए हैं सब के सब पॉइंट आपको प्रभावित करेंगे, अतः विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं फटाफट। ठीक है, क्या कह रहा? कह रहा आजकल अधिकतर, कह रहा आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। अब देखिए प्राथमिक ध्यान आधारित की बात जो करते हैं कौन सा होगा? इसमें कह रहा है कि आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिकता जो रहती है, प्राथमिकता ध्यान आधारित होता है ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, योग्यता स्तर पर, छात्र अनुराग स्तर पर। ठीक है, किस पर? छात्र अनुराग स्तर पर। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है आयु के आधार पर ही सब प्राथमिक विद्यालयों में समूह की बात यहाँ पर करी जाती है आपकी। तो आज मिलाकर हम लोगों ने कुल 20 क्वेश्चन किए हैं जो आपके एग्जाम से बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।